बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, यानी एफएम क्या होती है। उसमें हमने डिस्कस किया था कि आपका बिजनेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या होता है। उसमें हमने डिस्कस किया था बिजनेस के अगर 3 टाइप्स को हमने डिस्कस किया था इन डिटेल। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, डिविडेंड क्या होता है, कैपिटल गेन क्या होता है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको साथ आप बोल रहा हूँ, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस किए थे। तो ये बेटा कुछ टॉपिक्स थे जो हमने लास्ट क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस किए थे। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स बेटा, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस क्लास बेटा। नो सर, क्लियर था प्रीवियस क्लास वाला ओके सारा टॉपिक। ओके बेटा, तो आज बेटा हम लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एजेंसी प्रॉब्लम तक। उसमें मैंने थोड़ा सा मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो एजेंसी प्रॉब्लम के अंदर बेटा हमने डिस्कस किया था कि एजेंसी प्रॉब्लम कब होती है, व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द शेयर होल्डर्स। जब मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स के दरमियान बेटा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो उसको हम एजेंसी प्रॉब्लम कहते हैं। एजेंसी प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होती है उसकी मैंने आपको रीजन बताई थी कि जब आपकी जो मैनेजमेंट है वो अपने पर्सनल गोल को बेटा अपने सामने रखती है, और जो शेयर होल्डर्स के जो गोल होते हैं उनको वो निग्लेक्ट करती है, यानी मीन दैट कंपनी के गोल को निग्लेक्ट करती है। तो देन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द शेयर होल्डर। तो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं और उस कॉन्फ्लिक्ट्स को बेटा हम नाम देते हैं एजेंसी प्रॉब्लम का। फिर मैं हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि हाउ टू रिड्यूस दिस प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी के अंदर ये प्रॉब्लम आ जाती है, आपकी जो मैनेजमेंट है वो सही तरह से काम नहीं कर रही और आप चाहते हैं कि आपने अपनी मैनेजमेंट को जो है वो ठीक करना है, तो उसके लिए बेटा फिर क्या किया जा सकता है कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे खत्म कर सकते हैं। उसके लिए मैंने कुछ आपको तरीके बताए थे, आई थिंक हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि आप उनकी मॉनिटरिंग करें। अगर मैनेजमेंट सही तरह से काम नहीं कर रही तो आप उस मैनेजमेंट को रिमूव कर सकते हैं, उनको ट्रेन करें, उनको इंसेंटिव्स दें, उनसे पूछें उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं। यानी इट मीन दैट कि आप अच्छे से अच्छा तरीका और बुरे से बुरा तरीका जो है वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं मैनेजमेंट के ऊपर। तो इससे क्या होगा, या उनको शेयर्स ऑफर करें। जब आप उनको शेयर्स ऑफर करेंगे तो वो कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाएंगे, और जब वो कंपनी के शेयर होल्डर्स बनेंगे तो बेटा उनको पता होगा कि अगर कंपनी लॉस में जाएगी तो हम भी लॉस में जाएंगे, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट है वो अटैच हो जाएगा इसके साथ। तो यहाँ तक बेटा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो आज का बेटा जो हमारा टॉपिक होगा वो हम डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं और टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स को हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट डज मीन बाय फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है, जो कि आप समझ लें कि आपका सेकंड टॉपिक है इस कोर्स का, जिसको मेन टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे आज। ओके, टॉपिक है बेटा हमारा फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट डज मीन बाय अ मार्केट। जी बेटा, एनी वन ऑफ यू, मार्केट क्या होता है? सर, जहाँ पर खरीदो फरोख्त हो, बाय एंड सेलर। ओके, जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती है। और बेटा, और इसके अलावा कोई सर, डेफिनेशन? जी जी बोलें। जहाँ पे एक कंपनी अपना प्रोडक्ट सेल करे फॉर अर्न मनी। ठीक है, प्रोडक्ट सेल करने के लिए हम जाते हैं। और अच्छा चलें, फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे शेयर करता हूँ कि हम एक क्लासरूम में बैठे हैं। आई वांट टू सेल माय मोबाइल, मैं को अपना मोबाइल सेल करना चाह रहा हूँ, और आप में से कोई बंदा जो है वो मोबाइल परचेज करना चाह रहा है। तो क्या दिस जहाँ पे हम क्लास ले रहे हैं दैट रूम इज अ मार्केट फॉर दैट टाइम और नॉट? क्या हम उसको मार्केट बोलेंगे? मेरा ख्याल सर नो, क्योंकि वो एक क्लासरूम है, मार्केट तो नहीं है। अच्छा चले, हम फॉर एग्जांपल बाहर जाते हैं, बाहर सड़क के ऊपर कुछ आपके जो हैं वो बेचने वाले आइसक्रीम वाले खड़े हैं, 2-3 लोग, तो हम वहां से जाके आइसक्रीम खरीद के खाना शुरू कर देते हैं। तो क्या दैट रोड इज अ मार्केट फॉर दैट टाइम? क्या हम उसको मार्केट बोल सकते हैं कि ये रोड जिस वक्त हमारे लिए मार्केट है, क्योंकि ये हम सर हो सकते हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर क्योंकि रहे वहाँ, हैं? जी, क्योंकि वहाँ पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट है। ओके, यानी आप 2-3 चीजें बोल रहे हैं कि एक तो मार्केट किसी जगह का नाम है, नंबर 1। दूसरी आप बोल रहे हैं कि वहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर ज्यादा होंगे, यानी वहाँ पे नंबर ऑफ चीजें जो है वो ज्यादा जो है वो अवेलेबल होती हैं। जो मैं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ जो आप स्टाफ बता रहे हैं।
बेसिकली बेटा आजकल जो मॉडर्न है ना, इसमें कहते हैं कि मार्केट एग्जिस्ट एवरीवेयर, आपकी जो मार्केट है वो हर जगह पाई जाती है। तो मार्केट जो है ना बेटा, बेसिकली आजकल जो है ना उसको बोलते हैं कि इट्स अ नेम ऑफ मैकेनिज्म। ये एक मैकेनिज्म है थ्रू विच यू कैन बाय एंड सेल योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ बैठे, आप यहाँ से वेबसाइट ओपन करते हैं, आप ऑनलाइन भी चीज खरीद सकते हैं। जिस तरह आजकल देखें जुम्मा बाजार लगता है, संडे बाजार लगता है, मंडे बाजार लगता है, वो स्पेसिफिक एक दिन के लिए सिर्फ मार्केट जनरेट होती है, उसके बाद एक दिन के बाद वो मार्केट खत्म हो जाती है। तो हम उसको टेम्पररी मार्केट भी कह सकते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि मार्केट एग्जिस्ट एवरीवेयर, कि जो मार्केट है वो आपकी हर जगह पाई जाती है, जो मतलब हम कह सकते हैं। अब बात, क्योंकि हमारा टॉपिक है बेटा फाइनेंशियल मार्केट्स का, क्योंकि हम फाइनेंस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो हमारी जो डिस्कशन होगी वो फाइनेंशियल मार्केट्स की होगी। तो फिर फाइनेंशियल मार्केट्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसको बेटा हम ऐसे डिफाइन करेंगे, द मार्केट वेयर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज आर सोल्ड एंड परचेज। अब मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा सिक्योरिटीज का, क्या होती है सिक्योरिटीज बेटा? द मार्केट वेयर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज आर सोल्ड एंड परचेज। पहले बताएं सिक्योरिटीज क्या होती हैं। ये मैंने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डिटेल में, कि जब भी मैं सिक्योरिटी का वर्ड यूज करूंगा इसका मतलब क्या होगा। ऐसी मार्केट जहां पे सिक्योरिटीज की सेलिंग एंड परचेजिंग होती है। बेटा सिक्योरिटीज होती हैं आपके पेपर्स। पेपर्स मीन बॉन्ड्स, शेयर्स, ये सारी की सारी चीजें बेटा आपकी सिक्योरिटीज होती हैं। तो यानी ऐसी मार्केट जहां पे कंपनीज अपने बॉन्ड, शेयर्स, टी बिल्स, कमर्शियल पेपर, बैंकर एक्सेप्टेंस, हंड्रेड्स ऑफ पेपर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। कंपनीज के पेपर मार्केट में बेचती हैं, हम लोग वो पेपर खरीदते हैं, और हर पेपर के बेटा अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, और ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इस पे याद रखिएगा कि जितने भी पेपर्स मार्केट में अवेलेबल हैं उसमें से शेयर एक ऐसा पेपर है जो आपको ऑनरशिप देगा। इसके अलावा जितने भी पेपर मार्केट में अवेलेबल, अगर आप वो खरीदेंगे तो आप ऑनर नहीं कहलाएंगे। यानी आप कंपनी के अंदर इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन आप कंपनी के ऑनर नहीं कहलाएंगे। सिर्फ शेयर एक ऐसा पेपर है जिसको अगर आप खरीदेंगे तो आप कंपनी के ऑनर्स कहलाएंगे, जिसे हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। तो लास्ट टाइम इसके ऊपर हमने काफी डिस्कशन की थी कि शेयर्स क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं। तो जब भी मैं सिक्योरिटीज का वर्ड यूज करूंगा, इसका मतलब है कि मैं सभी पेपर्स की बात कर रहा हूँ। उसमें बॉन्ड्स भी हैं, उसमें शेयर्स भी हैं, उसमें टी बिल्स भी हैं, उसमें कमर्शियल पेपर्स भी हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ शेयर पेपर की बात करूंगा तो सिर्फ शेयर की बात हो रही है, सिर्फ बॉन्ड की बात करूंगा तो सिर्फ बॉन्ड की बात हो रही है। तो फाइनेंशियल मार्केट्स क्या करती है? ऐसी मार्केट जहां पे कंपनीज अपने पेपर को सेल आउट करके अपने लिए फंड जनरेट करती हैं। और इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वो मार्केट्स हैं जहां पे इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं बाय परचेजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर्स, बाय परचेजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। अंडरस्टैंड द डेफिनेशन बेटा? डेफिनेशन की यस समझ आ सर। गई बेटा? ओके। जी सर, आगे। अच्छा, अब इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं बेटा, आपकी जो सर एक बार डेफिनेशन रिपीट करिएगा। फाइनेंशियल मार्केट्स बेटा वो मार्केट वेयर द फाइनेंशियल सिक्योरिटीज आर सोल्ड एंड परचेज्ड। द मार्केट वेयर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज आर सोल्ड एंड परचेज्ड। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज मीन बॉन्ड्स, शेयर्स, टी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, ये सारी की सारी आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज हैं। वो मार्केट जहां पे कंपनीज अपने सिक्योरिटीज को सेल आउट करके अपने लिए फंड जनरेट करते हैं, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। वो मार्केट जहां पे इन्वेस्टर मुख्तलिफ किस्म की सिक्योरिटीज को खरीद के बेच के जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है। मतलब इसको जिस मर्जी एंगल से आप डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन बेसिक क्या है कि यहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होगी, सेलिंग एंड परचेजिंग होगी। अच्छा, अब इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं बेटा। द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। यानी आपकी जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं बेटा, इनकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। तो पहली जो टाइप है बेटा वो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज प्राइमरी मार्केट। अच्छा, एनी आइडिया अबाउट प्राइमरी मार्केट बेटा? व्हाट डज मीन बाय प्राइमरी मार्केट? The market where those securities are available which are issued by the company first time। यानी ऐसी मार्केट बेटा जहां पे आपको वो पेपर्स मिलेंगे जो कंपनी पहली दफा मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाएगी। ये पेपर्स मार्केट में पहले से अवेलेबल नहीं होते। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो पहली दफा कोई पेपर इशू करती है, बॉन्ड्स के नाम से, शेयर्स के नाम से, टी कोई किसी भी नाम से। जब वो पहली दफा पेपर इशू करेगी बेटा, वो पेपर पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो जिस मार्केट में वो जिस मार्केट में वो पेपर इशू करेगी, दैट मार्केट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट।
फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैंने पेप्सी का शेयर खरीदना है, तो बेटा वो शेयर अवेलेबल है, वो जहां से खरीदेंगे वो प्राइमरी मार्केट नहीं होगा। लेकिन जब पेप्सी ने पहली दफा इंट्रोड्यूस करवाया था पेपर, तो जहां जहां से वो पेपर्स आपको मिल रहे थे, किसी बैंक से मिल रहे थे, किसी सिटी से मिल रहे थे, जहां से भी मिल रहे थे, वो जगहें आपके लिए क्या होंगी, प्राइमरी मार्केट। यानी जब भी कोई ब्रांड न्यू चीज इंट्रोड्यूस करवानी होती है, कंपनी ने कोई नया पेपर इंट्रोड्यूस करवाना होता है, तो वो प्राइमरी मार्केट में जाएगी। कुछ अर्सा पहले एंग्रो ने एंग्रो रुपया के नाम से एक पेपर इशू किया था, एंग्रो रुपया के नाम से। तो जब पहली दफा उन्होंने पेपर इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि एंग्रो रुपया के नाम से पहले पेपर अवेलेबल नहीं था, तो जहां जहां उन्होंने बेटा वो पेपर इशू किया, दोज मार्केट्स आर कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। ओके, अब कंपनीज किस तरह से इशू करती हैं बेटा? कंपनीज जो हैं, दो तरीके हैं कंपनीज जो है प्राइमरी मार्केट में अपने जो न्यू सिक्योरिटीज हैं वो सेल कर सकते हैं। दो तरीके हैं बेटा इसको इशू करने के। प्राइमरी मार्केट के अंदर आप दो तरह से जो है वो सिक्योरिटीज को बेच सकते हैं। पहला तरीका है डायरेक्ट प्लेसमेंट, एंड सेकंड मेथड इज इनडायरेक्ट प्लेसमेंट। अच्छा, ये दो तरीके से कंपनी अपने जो सिक्योरिटीज है वो मार्केट में भी, देखिए मैं वर्ड सिक्योरिटीज का यूज कर रहा हूँ बार बार। सिक्योरिटीज में कोई पेपर भी हो सकता है, तो इसमें डायरेक्ट प्लेसमेंट का और इनडायरेक्ट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है पहले अंडरस्टैंड कर ले। डायरेक्ट प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जब कंपनी अपना कोई पेपर मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाती है, तो वो किसी मिडल मैन को इस्तेमाल नहीं करती, दरमियान में किसी पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करती, किसी बैंक को इन्वॉल्व नहीं करती। कंपनी कहती है जी डायरेक्टली आके मुझसे परचेज करो। यानी इसमें आप ये कह लें कि जो कंपनी है वो होती है, वो सिक्योरिटीज इशू करती है। ये मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और खरीदता कौन है? इन्वेस्टर, यानी हम लोग खरीदते हैं उसको। तो दिस इज अ प्रोसीजर कि डायरेक्ट प्लेसमेंट के अंदर जो कंपनी है वो डायरेक्टली कस्टमर को जो है वो चीजें सेल आउट करती है, सिक्योरिटी सेल आउट करती है। अच्छा, यहाँ मैंने एक वर्ड लिखा कि जो कंपनी है वो इशू करती है सिक्योरिटी एट आईपीओ। आईपीओ स्टैंड फॉर, एनी आइडिया? आईपीओ स्टैंड, बेटा यस और नो में आंसर दिया करें, चुप ना रहा करें, ताकि अगले बंदे को पता हो कि आप लोग बैठे हुए हैं। नो सर, नहीं पता इसके हाँ, बारे में। बस इतनी सी बात है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा क्या चीज है। आईपीओ स्टैंड फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है बेटा? फर्स्ट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। जब मार्केट में कोई पेपर आता है तो उसकी जो पहली प्राइस कंपनी डिसाइड करती है, 5 रुपए, 10 रुपए, 15, जो भी प्राइस आप पहली प्राइस सेट करोगे, दैट फर्स्ट प्राइस इज कॉल्ड आईपीओ। फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैंने बोला एंग्रो रुपया की, मैंने एग्जांपल दी कि एंग्रो रुपया के नाम से एक पेपर इशू किया, कंपनी कहती है कि इस पेपर की प्राइस है 10 रुपए। अब वो 10 रुपीज जो है दैट इज कॉल्ड आईपीओ। क्योंकि जब आपने कोई चीज बेचनी आनी है तो उसने कोई ना कोई कीमत तो रखनी है ना आपने। तो जो पहली कीमत होगी उसके बाद सिक्योरिटी, मतलब अगर आप शेयर्स की बात करेंगे तो शेयर्स की प्राइसेस मार्केट में ऊपर नीचे होती रहती हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था कैपिटल गेन वाला, कि जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो कैपिटल गेन मिलता है, जब प्राइसेस कम होती है तो उसको कैपिटल लॉस बोलते हैं। ये भी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर। तो जो पहली प्राइस, जिस प्राइस के ऊपर कंपनी अपना पेपर बेचती है, दैट प्राइस इज कॉल्ड आईपीओ। तो डायरेक्ट प्लेसमेंट में क्या होता है? कंपनी होती है, इशू करती है सिक्योरिटीज किस प्राइस के ऊपर, जो उसने पहली प्राइस डिसाइड की होती है, और हम डायरेक्टली उसको खरीदते हैं। अच्छा, इनडायरेक्ट प्लेसमेंट में क्या होता है? इसमें कंपनी जो है वो किसी मिडिल मैन को यूज करेगी। यानी कंपनी होगी, कंपनी इन्वॉल्व करती है मोस्टली किसी बैंक को, बैंक जो है वो फिर इशू करेगा एट आईपीओ, जो भी प्राइस कंपनी ने रखी होगी, और उसके बाद वो हम खरीदेंगे। यानी इसमें फर्क सिर्फ ये है कि डायरेक्ट प्लेसमेंट के अंदर कंपनी डायरेक्टली खुद इन्वॉल्व होती है, इनडायरेक्ट प्लेसमेंट के अंदर जो कंपनी है वो मोस्टली जो है बैंक्स को इन्वॉल्व कर लेती है। अभी जो बैंक से बेटा ये फ्री में सर्विसेज तो नहीं देंगे आपको, डेफिनेटली बैंक क्या करेंगे, कोई ना कोई फीस चार्ज करेंगे, कोई ना कोई कमीशन चार्ज करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट प्लेसमेंट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? प्राइमरी मार्केट और उसमें जो दो मेथड है सिक्योरिटी बेचने के, एक डायरेक्ट प्लेसमेंट और एक इनडायरेक्ट प्लेसमेंट। जी बेटा, यहाँ तक नो कोई सर, प्रॉब्लम? ओके, क्लियर है सर। ओके। अब वो जो बैंक कंपनी इन्वॉल्व करती है, बैंक प्रोवाइड टू टाइप ऑफ सर्विसेज बेटा। बैंक जो है वो दो किस्म की सर्विसेज आपको देता है। यानी आपने कंपनी ने जिस बैंक को हायर किया, वो बैंक कहता है ये दो सर्विसेज मेरे पास हैं, आपने कौन सी सर्विस के जरिए अपनी सिक्योरिटी बिकवानी है। उसमें जो पहली सर्विस बेटा बैंक ऑफर करता है उसको हम बोलते हैं अंडरराइटिंग।
और जो दूसरी सर्विस बेटा जो बैंक बोलता है दैट इज कॉल्ड बेस्ट एफर्ट्स ऑफरिंग. That is the second security. That is the second service which is offered by the bank. First one is underwriting and second one is best efforts offering. अच्छा, अब इन दोनों सर्विसेज में फर्क क्या है? Any idea? जी बेटा, any idea about underwriting and best efforts offering? सर अंडर जी बोले. जो लिकर और जो बेस्ट एफर्ट है, यानी कि एफर्ट करना है कि उसको ऑफर देनी है कि इस तरह नहीं इस तरह ले लें या इस तरह कर लें. अच्छा जी. अच्छा, अब ये बेटा बैंक जो है ना, ये आपको सर्विसेज दे रहे हैं आपकी सिक्योरिटी बेचने के लिए. अच्छा, मैं चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ. अब इसको आपने अच्छी तरह से सुनना है, जहाँ पे समझ नहीं आया पूछ लीजिएगा. अंडरराइटिंग में ये होता है कि बैंक आपसे सिक्योरिटी पकड़ेगा, यानी कंपनी से सिक्योरिटी लेगा और उसको मार्केट में बेचेगा. अब फॉर एग्जांपल मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आपने 1000 पेपर बेचना है और एक पेपर की प्राइस है 10 रुपए. इसका मतलब है कि आपको टोटल पैसे इकट्ठे होने हैं 10,000 रुपया. ठीक हो गया? ये आपने 1000 पेपर बैंक को दे दिया, आपने कहा इसको बेचे. अंडरराइटिंग में ये होता है कि बैंक इन पेपर्स को पकड़ के मार्केट में बेचेगा. जो पेपर बिक गए वो तो कंपनी को पैसे मिल ही जाने 10 रुपए के हिसाब से, लेकिन जो पेपर नहीं बिकेंगे इसमें वो पेपर कौन खरीदेगा? वो बैंक खरीदेगा. यानी बैंक आपसे एग्रीमेंट करेगा कि जो सिक्योरिटीज नहीं बिकेंगी मार्केट में वो मैं खुद परचेज करूंगा. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि बैंक ऐसी सर्विस क्यों दे रहा है? मतलब बैंक, अब इसमें रिस्क कौन फेस कर रहा है? कंपनी फेस कर रही है, बैंक फेस कर रहा है? पहले ये बताएं, इसमें रिस्क कौन फेस कर रहा है बेटा? सिक्योरिटी खरीदने या बेचने में बैंक रिस्क फेस कर रहा है या कंपनी रिस्क फेस कर रही है? कंपनी. दोबारा सुने, बैंक ने कंपनी से सिक्योरिटीज ली और उसे मार्केट में सेल आउट करना है. अब जो सिक्योरिटीज नहीं बिकेंगी वो किसको खरीदनी पड़ेंगी? वो बैंक को खरीदनी पड़ेंगी. तो अगर एक को सर. सिक्योरिटी नहीं बिकती, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में एक भी पेपर नहीं बिकता, तो सारे के सारे पेपर किसको खरीदने पड़ेंगे? सारे के सारे सर पेपर बैंक को खरीदने पड़ेंगे. बैंक को खरीदने पड़ेंगे. तो फिर रिस्क बैंक ले रहा है या कंपनी ले रही है? कंपनी को तो बिक ही जाने हैं. सर बैंक ले रहा है. बैंक ले रहा है रिस्क, बिल्कुल. अब क्वेश्चन ये है कि बैंक क्यों रिस्क लेगा? बैंक कौन सा क्यों पागल है? कंपनी में भी नई कंपनी हो मार्केट के अंदर, उसकी इतनी जान पहचान नहीं है, तो बैंक क्यों बेटा रिस्क ले रहा है? बैंक इसलिए रिस्क ले रहा है कि मे बी जो बैंक है वो सिक्योरिटीज परचेज करे कंपनी से लेस देन आईपीओ प्राइस. यानी अगर फॉर एग्जांपल उस पेपर की कीमत है 10 रुपए, तो मे बी जो बैंक है वो कितने का खरीदे? 8 रुपए का खरीदे या 7 रुपए का खरीदे. यानी इसमें 2-3 रुपए की जो बचत हो रही है वो बैंक को हो रही है. यानी एक पेपर जो 10 रुपए जिसकी मालियत है, जब बैंक खरीदेगा तो वो 8 रुपए 7 रुपए में खरीदेगा, कम प्राइस पे खरीदेगा. बैंक को, कंपनी को ये फायदा है कि उसकी अगर कोई भी सिक्योरिटी ना बिकी तो कम से कम 8 रुपए के हिसाब से सारी की सारी बिक जाएंगी. लेकिन इसमें बैंक रिस्क इसलिए इन्वॉल्व कर रहा है. अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि बैंक जो है वो हर कंपनी को जो है इस तरह की अंडरराइटिंग की फैसिलिटी नहीं देता. बैंक सिर्फ उन कंपनीज को अंडरराइटिंग की फैसिलिटी देता है जहां पे उसको लगता है कि ये कंपनी के सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा है. अगर वो कंपनी सक्सेसफुल हो जाती है तो मे बी ये जो शेयर ऑफर किया था, फॉर एग्जांपल 8 रुपए का बैंक ने खरीदा था, मे बी मार्केट में 15 रुपए का हो जाए, 20 का हो जाए, 25 का हो जाए, तो मार्केट में उसको वो सेल कर देगा, रीसेल कर देगा. लेकिन नुकसान भी हो सकता है. अगर कंपनी फेल हो जाती है तो मे बी ये 8 रुपए वाला पेपर जो बैंक ने खरीदा था वो 1 रुपए या 2 रुपए हो जाए. यानी अंडरराइटिंग के अंदर जो रिस्क है वो कौन बियर कर रहा है? वो आपका बैंक बियर कर रहा है. तो अंडरराइटिंग के अंदर अगर कंपनी की सिक्योरिटी नहीं बिकी तो हु विल परचेज? द बैंक विल परचेज. अंडरस्टैंड बेटा? यस सर. बेस्ट एफर्ट्स ऑफरिंग पे आ जाए. बेस्ट एफर्ट्स ऑफरिंग बेटा ये कहती है, बैंक कहता है जी कि आप मुझे अपनी सिक्योरिटीज दें, आई ट्राई माई बेस्ट टू सेल देम, मैं इनकी पूरी कोशिश करूंगा इनको बेचने की. जो सिक्योरिटीज बिक गई वो भी आपकी, और जो सिक्योरिटीज नहीं बिकी बैंक कहेगा कंपनी को ये मैं सारी की सारी आपको वापस कर दूंगा और मैं अपनी सिर्फ फीस लूंगा बेचने की. अगर बिक गई तो भी आपकी, ना बिकी तो भी मैं आपको वापस कर दूंगा. अब इसमें रिस्क कौन बियर कर रहा है? कंपनी या बैंक? फिर कंपनी. कंपनी, क्योंकि अगर सारी की सारी बिक गई तो भी कंपनी के पैसे, एक भी ना बिकी तो भी कंपनी को वापस चले जाएंगे. बैंक ने क्या करना है? बैंक ने अपनी सर्विस के पैसे आपसे चार्ज करना. तो दिस इज द फर्स्ट मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर पहली टाइप ऑफ मार्केट है बेटा प्राइमरी मार्केट. ऐसी मार्केट जहां पे आपको वो सिक्योरिटीज मिलेंगी जो कंपनी पहली दफा मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाती है. अंडरस्टैंड बेटा?
एनी क्वेश्चन एनी क्यूरी बेटा? Yes, sir. ओके, प्राइमरी यस मार्केट। सर, अंडरस्टैंड। ओके, सेकंड मार्केट बेटा हमारे पास कौन सी है? दैट इज सेकेंडरी मार्केट। चलें उसको अब एक्सप्लेन करता हूं मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ। द सेकेंड मार्केट इज सेकेंडरी मार्केट। ओके, अब सेकेंडरी मार्केट बेटा क्या होती है? द मार्केट वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर सोल्ड एंड परचेज। सिंपल डेफिनेशन, ऐसी मार्केट बेटा जहां पे पहले से मौजूद शुदा सिक्योरिटीज की सेलिंग एंड परचेजिंग होती है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी पेप्सी के शेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप कहते हैं जी मैंने आज शेयर परचेज करना है, तो आप जहां से परचेज करेंगे दैट मार्केट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। दूसरे अल्फाज में ये कह लें कि जब पहली दफा कंपनी अपनी सिक्योरिटीज बेच के चली जाती है, उसके बाद वही सिक्योरिटीज हम आपस में खरीदना और बेचना शुरू कर देते हैं, तो वही प्राइमरी मार्केट क्या बन जाएगी? सेकेंडरी मार्केट। तो आज जितने भी पेपर आपके पास अवेलेबल हैं, जितने भी पेपर, जितनी कंपनियों के पेपर्स अवेलेबल हैं, आप जहां से खरीदेंगे वो मार्केट आपके लिए क्या होगी? सेकेंडरी मार्केट होगी, क्योंकि वो पेपर पहले से पब्लिश मतलब कंपनी इशू कर चुकी है वो पेपर। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। ओके, थर्ड टाइप है बेटा हमारे पास मनी मार्केट। अच्छा, अब मनी मार्केट क्या होती है बेटा? ऐसी मार्केट, द मार्केट वेयर सिक्योरिटीज whose maturities are less than or equal to 1 year। यानी इस मार्केट में आपको वो पेपर्स मिलेंगे जिनकी मुद्दत लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर होगी। फॉर एग्जांपल एक कंपनी कहती है जी मुझे सिर्फ 3 माह के लिए पैसे चाहिए, उसके बाद मैंने लोगों के पैसे वापस कर देने, तो वो मनी मार्केट के अंदर आके पेपर इशू करेगी। आप कहते हैं जी मैंने सिर्फ 6 माह के लिए पैसा लगाना है, उसके बाद मैंने पैसा निकाल लेना है, तो आपको मनी मार्केट में जाना चाहिए, वहां से आप पेपर खरीदने चाहिए। अब इसमें कौन कौन से पेपर मिलते हैं वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन कौन से पेपर्स आप खरीद सकते हैं इस मार्केट में। बट इसकी डेफिनेशन बेटा क्या बनेगी? द मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आर सोल्ड एंड परचेज। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है जिनकी मुद्दत लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर हो, उसको हम शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज बोलते हैं। अच्छा, अब इसमें कौन कौन से पेपर्स अवेलेबल हैं बेटा? सबसे पहला पेपर जो आपको इस मार्केट में मिलेगा वो होगा टी बिल्स के नाम से। टी बिल्स स्टैंड फॉर ट्रेजरी बिल्स। जी, क्या होता है बेटा टी बिल्स? एनी आइडिया? टी बिल्स बेटा मोस्टली आपकी गवर्नमेंट इशू करती हैं, और गवर्नमेंट बेटा उस वक्त इशू करती हैं जब गवर्नमेंट को बजट डेफिसिट आता है। जब गवर्नमेंट्स को बेटा बजट डेफिसिट फेस करना पड़ेगा तो गवर्नमेंट जो है वो टी बिल्स इशू करती है। अब फॉर एग्जांपल बजट डेफिसिट क्या होता है? जिस तरह हम जब हर साल बजट बोला जाता है तो कहा जाता है जी कि हमारे इतना इनकम्स और इतने हमारे एक्सपेंसेस है। जब गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस आपके रेवेन्यू से ज्यादा होंगे तो दैट विल फेस द बजट, यानी आपके खर्चात ज्यादा हैं जबकि आपकी इनकम कम है, तो आप डेफिसिट में चले जाएंगे। तो जब गवर्नमेंट को किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसा रिक्वायर होता है, उस गवर्नमेंट के पास सरमाया नहीं होता, तो गवर्नमेंट टी बिल्स के जरिए जो है वो पैसा जनरेट कर सकती है। ये एक पेपर होता है, इसकी मुद्दत 3 माह, 6 माह, 9 माह, मैक्सिमम 1 साल हो सकती है, नॉट मोर देन 1 ईयर, क्योंकि इस मार्केट में जो पेपर भी इशू होगा उसकी मैक्सिमम मुद्दत 1 साल हो सकती है। मोस्टली ये गवर्नमेंट इशू करती है और इसके बैक एंड के ऊपर गारंटी भी गवर्नमेंट की ही होती है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि 2 कंट्रीज के टी बिल्स अवेलेबल हैं, एक चाइना का और एक पाकिस्तान का, आप कौन सा खरीदना पसंद करोगे? पाकिस्तान का या चाइना का? सर पाकिस्तान का। वाई? चाइना के पाकिस्तान का या चाइना का क्यों बेटा? कोई रीजन बताएं ना, उसके रीजन भी बताएं क्यों। क्योंकि सर चाइना का, क्योंकि हम सिटीजन नहीं है, पाकिस्तान के सिटीजन है। नहीं, वो तो रीजन है बेटा, देखिए इसके लिए सिटीजन का होना जरूरी नहीं होता। जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप कहीं कोई किसी भी कंट्री के अंदर लगा सकते हैं पैसा। चलें ये बात भी, चलें मैं इसकी बात मान लेते हैं कि चाइना जो है वो फॉरेन कंट्री है हमारे लिए, तो हम लोकल रेजिडेंट है तो हमें पॉसिबल इस वजह से उसको प्रेफर कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ जी दोनों के ऊपर इंटरेस्ट रेट भी सेम है, चले मैं थोड़ा चेंज, मैं कहता हूँ कि चाइना के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा, पाकिस्तान के ऊपर इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा, फिर आप कहाँ जाएंगे? यानी चाइना का पेपर खरीदेंगे तो ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, पाकिस्तान का खरीदेंगे तो कम इंटरेस्ट है, तो फिर आप किसको प्रेफर करोगे एज ए इन्वेस्टर? चाइना सर। फिर चाइना को प्रेफर करोगे। अच्छा, याद रखिएगा बेटा, कोई भी गवर्नमेंट से, जो बताने का यहाँ पे एक्सप्लेन करने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि कोई भी पेपर बेटा जिसकी पीछे गवर्नमेंट की मतलब जो गारंटी है किसी गवर्नमेंट की, वो हमेशा लेस रिस्की होता है, चाहे वो पाकिस्तान का हो,
चाहे वो चाइना का हो, चाहे वो अफगानिस्तान का हो, चाहे वो अमेरिका का हो। क्यों? क्योंकि बैक एंड के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो इन्वॉल्व होती है। अगर खुदा ना खास्ता मतलब कोई आपका पेपर की मुद्दत खत्म हो जाती है तो गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट। इसमें फ्रॉड होने के चांसेस कम होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि आपको 2 जॉब्स ऑफर की जाती हैं, गवर्नमेंट की और एक प्राइवेट, आप किसको प्रेफर करोगे? अगर 2 जॉब्स हैं, एक प्राइवेट एक गवर्नमेंट, किसको प्रेफर करोगे? गवर्नमेंट को ही सर। गवर्नमेंट जॉब को। गवर्नमेंट को उसकी रीजन क्या है कि वो जॉब ज्यादा सिक्योर होती हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट जॉब। डेफिनेटली वहां पे आपको मतलब निकालने के चांसेस बहुत कम होते हैं, वहां पे इतनी जल्दी आपको निकाला नहीं जा सकता। सारी चीजें उसी के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो याद रखिएगा, हर वो सिक्योरिटी, जो मेरा बताने का मकसद है, जिसकी बैकएंड के ऊपर किसी गवर्नमेंट की गारंटी होगी, दो सिक्योरिटीज आर ऑलवेज लेस रिस्की। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, गवर्नमेंट डजंट मीन दैट नवाज शरीफ गवर्नमेंट, जरदारी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट। उस मुल्क का जो सेंट्रल बैंक है बेटा, वो रिस्पॉन्सिबल है इसको पे करने का। तो हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसकी पेमेंट का रिस्पॉन्सिबल है कि वो उसको पे करेगा। अंडरस्टैंड बेटा? टी बिल समझ आ गया? यस सर। ओके, सेकंड यस पेपर। सर। सेकंड पेपर जो बेटा इसमें आपको मिलेगा, दैट इज कमर्शियल पेपर। अच्छा, कमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं बेटा? ये इशू करती हैं कंपनीज, ये गवर्नमेंट इशू नहीं करती, ये कंपनीज इशू करती हैं जब कंपनीज को पैसों की जरूरत होती है। व्हाट काइंड ऑफ कंपनीज बेटा? ऐसी कंपनीज जिनकी रेपुटेशन बहुत हाई होती है, हाईली रिप्यूटेड कंपनीज जो हैं वो ये इशू करती हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये हो सकता था कि सर अगर कोई नई कंपनी है तो वो क्यों नहीं इशू कर सकती? उसकी बेटा रीजन ये होती है कि जब कोई नई कंपनी आती है तो अगर हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, कोई एबीसी कंपनी है, वो आगे कमर्शियल पेपर के नाम से एक पेपर इशू करती है, हम लोग उसमें इंटरेस्ट इसलिए शो नहीं करेंगे कि हम उस कंपनी को नहीं जानते। हमें लगता है कि यार ये कंपनी में भी डूब जाएगी और ये पैसा लेके हमारा भाग जाएगी, या ये फ्रॉड हो सकता है हमारे साथ। वेल रिप्यूटेड कंपनीज जो जैसे कि जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है, लाइक नेस्ले हो गया, कोक हो गया, पेप्सी हो गया, अगर ये कंपनीज को पेपर इशू करेंगी तो हम फौरी तौर पे वहां पे पैसा लगाएंगे, इंटरेस्ट शो करेंगे अपना पैसा लगाने का। तो बेसिकली ये वो कंपनी इशू करती हैं जिनकी गुडविल बहुत हाई होती है, जो बहुत अरसे से काम कर रही होती है किसी मुल्क के अंदर। तो हाईली रिप्यूटेड कंपनी जो है वो कमर्शियल पेपर इशू करती है। अच्छा, अब अगर मैं पूछूं टी बिल्स और कमर्शियल पेपर में से कौन सा रिस्की है? दो पेपर हमने पढ़े, एक टी बिल और एक कमर्शियल पेपर, तो इन दोनों को खरीदने में कौन सा रिस्की है? जी बेटा। सर सर ये Commercial कमर्शियल सर। ज्यादा है। कमर्शियल पेपर ज्यादा रिस्की है, क्यों भला? क्योंकि सर इसमें फ्रॉड के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि आप सिर्फ बेटा रेपुटेशन की बेस पे पैसा लगा रहे हैं, तो लाजमी नहीं कि जिस कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी है उसने हमेशा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली करना है। तो वहां भी प्रोजेक्ट फेलियर के चांसेस हैं, लेकिन ऊपर जो है क्योंकि उसकी बैक एंड पे गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, मतलब गवर्नमेंट की गारंटी है, तो फिर गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट, तो गवर्नमेंट हमेशा पैसे पे करेगी आप। सो दैट्स वाई अगर आप उन दोनों पेपर को कंपेयर करें तो टी बिल खरीदना हमारे लिए लेस रिस्की है। ओके, थर्ड सिक्योरिटी है बेटा हमारे पास बैंकर एक्सेप्टेंस। अच्छा, अब ये जो बैंकर एक्सेप्टेंस है बेटा, ये कौन इशू करता है? ये मोस्टली बेटा ये भी इश्यूज कंपनीज करती हैं, लेकिन किस किस्म की कंपनीज? या तो वो मार्केट में न्यू होती हैं या वो लेस रिप्यूटेड होती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सिर्फ फर्क क्या हुआ कि पेपर का नाम ही चेंज हुआ ना, वहां पेपर का नाम था कमर्शियल पेपर, अब नीचे नाम रख दिया बैंकर एक्सेप्टेंस। अब भी तो यहाँ पे न्यू और जो लेस रिप्यूटेड कंपनी ये भी तो फ्रॉड कर सकती है ना, अब हम ये पेपर क्यों खरीदेंगे? द क्वेश्चन इज दैट व्हाई वी परचेज दिस पेपर। उसकी बेटा रीजन ये होती है, याद रखिएगा, बैंकर एक्सेप्टेंस। सर एक दफा क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दें। क्वेश्चन बेटा मैंने ये पूछा कि फर्क, कमर्शियल पेपर मैंने बोला कि ये वो कंपनी इशू करती हैं जो हाईली रिप्यूटेड होती हैं। मैंने वहां पे आपको ये बताया था, वहां पे मैंने आपको ये बताया था कि एक सेकंड बेटा, जी बेटा, वहां मैंने आपको ये बताया था कि वो जो हाईली रिप्यूटेड कंपनी था वो इशू करती हैं। जब हम बात करते हैं बैंकर एक्सेप्टेंस की, तो मैंने यहाँ पे ये बताया कि ये वो कंपनी इशू करती हैं या तो वो न्यू होती हैं, वो लेस रिप्यूटेड होती हैं। क्वेश्चन मेरा ये था
कि सिर्फ पेपर का नाम ही चेंज हुआ ना, तो अब यहाँ पे भी तो फ्रॉड हो सकता है ना आपका। एक नई कंपनी है तो हम क्यों पैसा लगाएंगे बैंकर एक्सेप्टेंस के अंदर? ये मेरा क्वेश्चन था कि हम बैंकर एक्सेप्टेंस क्यों खरीदेंगे? ये भी तो न्यू कंपनीज, ये लेस रेप्यूटेड कंपनीज है ना। उसकी बेटा रीजन ये है कि बैंकर एक्सेप्टेंस के अंदर यहाँ पे बेसिकली बीच में एक बैंक इन्वॉल्व होता है जो गारंटी देता है इसकी कंपनी की। वो ये कहता है कि आप इस कंपनी की सिक्योरिटी खरीदो, अगर ये कंपनी फ्रॉड करती है या फ्लॉप हो जाती है तो आई विल पे द मनी। यानी बैंकर एक्सेप्टेंस के अंदर आपने क्या किया, आपने एक मिडिल मैन को इस्तेमाल कर लिया। दैट मिडिल मैन इज योर बैंक, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बैंकर एक्सेप्टेंस। अच्छा, अब अगर कंपनी जो है वो फ्लॉप हो जाती है तो बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाई द बैंक विल गिव द गारंटी ऑफ दैट कंपनी, जो बिल्कुल न्यू है और लेस रिप्यूटेड है, तो उसकी गारंटी क्यों देगा बैंक? क्योंकि रिस्क ले रहा है ना बैंक उसकी गारंटी देके। क्यों लेगा गारंटी देगा बैंक उसकी? क्या रीजन हो सकती है? बेटा मे पॉसिबल बैंक ने जो है वो सारे के सारे उसके एसेट्स प्लेज किए हों बैक एंड के ऊपर। जब उसने अपने सारे के सारे एसेट्स प्लेज किए होंगे तो डेफिनेटली बेटा जो है अगर वो कंपनी फ्लॉप होती है तो बैंक क्या करेगा, बैंक उसके ही एसेट्स को बेच के लोगों के जो है पैसे पूरे करेगा। अंडरस्टैंड? और डेफिनेटली बेटा इसकी गारंटी की देने के लिए ऊपर कोई ना कोई बैंक फीस भी चार्ज कर रहा होगा, तो बैंक कुछ ना कुछ कमा रहा होगा। तो ये बेटा याद रखिएगा, बैंक कभी भी अपने आप को रिस्क में नहीं आने देता। वो हमेशा बेटा रिस्क मैनेजमेंट की तरफ ही जा रहा होता है। अच्छा, अब मुझे बताएं, कमर्शियल पेपर और बैंकर एक्सेप्टेंस, अगर ये दोनों पेपर अवेलेबल हो तो लेस रिस्की कौन सा है? टी बिल्स को छोड़ दें, कमर्शियल पेपर और बैंकर एक्सेप्टेंस में से अगर दोनों पेपर अवेलेबल हो तो इनमें से लेस रिस्की कौन सा है? बैंक वाला सर। लेस रिस्की है, व्हाई? क्योंकि सर सर इसमें बैंक बैंक गारंटी देता है उसकी। क्योंकि बैंक उसकी यानी आप ये समझ लें कि आपने बीच में किसी मिडिल मैन को इन्वॉल्व कर लिया, तो बैंक ऐड कर लिया सर। कमर्शियल पेपर के अंदर बेटा कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ आप उसकी रेपुटेशन की बेस पे पैसा लगा रहे हैं। तो मैंने पहले ही बोला कि रेपुटेशन डजंट मीन दैट कि आपके सारे के सारे जो पैसे हैं वो आपको वापस मिल जाएंगे। सो दैट्स व्हाई अगर आप कंपेयर करेंगे तो बैंकर एक्सेप्टेंस इज लेस रिस्की। टी बिल तो है ही है, मैंने बोला कि जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगी वो हमेशा लेस रिस्की होगी। जी बेटा, यहाँ तक प्रॉब्लम मनी मार्केट का। नो सर। चलिए बेटा, अभी ये वीडियो आपकी एंड हो रही है तो आप मुझे दोबारा ज्वाइन करेंगे, उसके बाद फिर मैं फोर्थ और फिफ्थ टाइप को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है? ओके सर। ओके सर।